हेलो। प्रतीक बेटा, फाइनली अब्रॉड पहुंच गए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। सो बेटा, लाइफ कैसी है? मैंने बहुत सारी बातें सुनी है कनाडा के बारे में, कुछ बता ना वहाँ के बारे में। माँ, जगह तो बहुत अच्छी है, यहाँ चौड़ी सड़कें हैं, वेदर अच्छा है और लोग भी यहाँ काफी अच्छे हैं। अच्छा अच्छा। और काम कैसा है? और हेक्टिक तो नहीं है? नहीं माँ, काम तो बेस्ट पार्ट है। अलग अलग क्लाइंट से मिलना होता है और ये नॉर्मल बोरिंग डेस्क जॉब जैसा नहीं है, सो इट्स नाइस। ओह, बहुत अच्छा लगा। पर घर का खाना मिस कर रहे होगे ना? घर का खाना, यहाँ बहुत से इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स गुड। रोज वही बर्गर, वही पिज्जा। मुझे घर का खाना चाहिए, मुझे अपना स्पेशियस घर चाहिए, मेरे दोस्त चाहिए। मैं यहाँ सरवाइव कैसे करूंगा, वो भी इस जॉब के साथ? ये मेरा ड्रीम नहीं था, मैं यहाँ आया ही क्यों? ऑलराइट, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। मेरा मतलब लाखों स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं और लाखों लोग एक्चुअली दूसरे देशों में जाते हैं जॉब करने के लिए, पर उनकी एक्सपेक्टेशंस, उसमें जरूर कुछ मिसमैच है। तो इस एपिसोड में हम डी इन्फ्लुएंस करेंगे उस एक्सपेक्टेशन को जो लोगों में होती है जब वो अब्रॉड जाते हैं, और उन सब एक्सपेक्टेशंस को आज एक रियलिटी चेक मिलेगा। हम सारी अच्छी और बुरी चीजों की बात करेंगे क्योंकि कोई और नहीं करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि अब्रॉड जाने में कोई गलत बात नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, ऑफ कोर्स ये इंटरेस्टिंग आइडिया है अपने लिए अब्रॉड में एक करियर बनाने के बारे में सोचना। प्रॉब्लम फॉरेन कंट्री जाने में नहीं है, प्रॉब्लम है उस एक्सपेक्टेशन में जो हमारे और आसपास के लोगों में है कि हम वहां क्यों जा रहे हैं। तो आज हम इन्हीं सब बातों को डी इन्फ्लुएंस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ स्टैट्स देख लेते हैं। इंडियंस अब पहले से कहीं ज्यादा अब्रॉड जा रहे हैं। इनफैक्ट इंडियंस हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, मतलब पिछले साल से 68% ज्यादा, जिसका मतलब हुआ कि 4.44 लाख स्टूडेंट्स एनरोल्ड है यूनिवर्सिटीज में, जो अब 2022 में 7.5 लाख स्टूडेंट्स हो चुके हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अब कितने लोग अब्रॉड जा रहे हैं स्टडी के लिए, और टोटल नंबर इससे कहीं ज्यादा है। 2019 में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख स्टूडेंट्स अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे थे, और ये नंबर साल 2025 तक 20 लाख के करीब होने की उम्मीद है। ये बात तो क्लियर है कि इंडियंस को अब्रॉड जाके पढ़ना पसंद है और ये नंबर बढ़ रहा है। और अब्रॉड में पढ़ाई करना सस्ता नहीं है। I mean, एक एवरेज यूएस कॉलेज 10 लाख से लेकर 40 लाख रुपए के बीच चार्ज करता है, और इसमें सब कुछ है, स्टूडेंट फीस, वहां रहना और बाकी चीजें एक्सेट्रा। वो पैसा पढ़ाई पे खर्च होता है। और अगर आप पूरे मार्केट को देखें, इंडियंस साल में लगभग $47 बिलियन खर्च करते हैं। दैट्स बिलियन विद अ बी, और ये 70 बिलियन होने की उम्मीद है 2025 तक। तो अब बात करते हैं इंडियंस की जो काम करने के लिए अब्रॉड जाते हैं। यहाँ नंबर्स डिसअपॉइंट नहीं करते। लगभग 2 साल में 28 लाख इंडियंस काम करने के लिए अब्रॉड गए, यानी कि 2.8 मिलियन लोग, यानी लगभग 1000 इंडियंस हर रोज और 30,000 इंडियंस एक महीने में। ये सब लोग अब्रॉड जा रहे हैं काम करने। अगर आप ट्रेंड पर नजर डालें तो ऐसे लोग हैं जो पढ़ने के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, काफी पैसा खर्च कर रहे हैं, काम करने के लिए भी जा रहे हैं और होपफुली पैसा कमाने के लिए भी। पर कुल मिला के पहले से कहीं ज्यादा लोग अब अब्रॉड जा रहे हैं। तो इंडियंस अब्रॉड क्यों जा रहे हैं? इसके कई रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन हो सकता है कि यहाँ हद से ज्यादा कंपटीशन है। इसके लिए आपको इंजीनियरिंग और एमबीए पर बने डी इन्फ्लुएंसिंग एपिसोड को देखना होगा। और क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, एक अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक वजह ये हो सकती है, उन्हें लगता है कि अब्रॉड में लोग कम हैं और इस वजह से एक बेटर जॉब मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। दूसरी वजह हो सकती है कि उन्हें अब्रॉड एक अच्छी जगह लगती है। वहाँ क्वालिटी ऑफ लिविंग बेटर है, साफ हवा पानी है, लोग अच्छे हैं, और इंस्टाग्राम पे वहाँ की पिक्चर्स देखकर बहुत ही कूल लगता है। तीसरी वजह है एनआरआई टैग, एक ऐसा स्टेटस जो आपसे ये कहलवाता है कि मेरा बच्चा कनाडा से वापस आया है या जहां से भी वापस आया है। सोसाइटी में हर कोई सोचेगा कि वाह, डॉलर में कमाता है क्योंकि वो अब्रॉड में रहता है। और चौथी वजह ये हो सकती है कि वो अब्रॉड को ज्यादा साफ सुथरी, कम भीड़ भाड़ वाली और रहने के लिए अच्छी जगह मानते हूँ, क्योंकि इंडिया उतना साफ सुथरा नहीं है जैसा कि अब्रॉड में देखा जाता है। पर फॉरेन कंट्रीज की अगर बात करें तो हम सिर्फ उनकी अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि मीडिया, टेलीविजन, इंस्टाग्राम और ये सब चीजें यही सब हमें दिखाती हैं कि अब्रॉड में एक बेहतर हरा भरा माहौल है, और हमें वो माहौल यहाँ नहीं मिल पा रहा है। तो सिर्फ अच्छे पॉइंट्स पे फोकस करने के बजाय हमें लगा कि हम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी सामने लाए। तो आइए उन नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं।
हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं और उसके लिए मुझे व्हाइट बोर्ड चाहिए। ओके, इकोनॉमिक्स 101। हर इकोनॉमी एक एक्सपेंशन फेज से गुजरती है। पहले एक पीक, फिर एक कॉन्ट्रैक्शन फेज, उसके बाद एक ट्रफ, फिर दोबारा से एक एक्सपेंशन फेज एंड सो फोर्थ। अब कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये कब होता है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली नहीं होता जैसा कि मैंने यहाँ किया है। पर ऐसा होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये इकोनॉमी की खासियत है और ये दुनिया भर के हर देश के साथ होता है। तो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि ये एक्सपेंशन फेज है, यहीं पे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, नई इंडस्ट्रीज आती हैं, पैसे आते हैं, कंपनीज को फंड मिलते हैं, वो नई इंडस्ट्रीज शुरू करती हैं, सैलरीज बढ़ती हैं, इंक्रीमेंट्स अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा दिखता है इस फेज में। पीक पर लोग पिछले डेटा को एनालाइज करते हैं और बोलते हैं कि यार पिछले 5 साल 10 साल कितना अच्छा था, और जो परसेप्शन है इकोनॉमी का, ये तो हमेशा के लिए चलेगा। दिस विल कंटिन्यू फॉर एवर, किसी भी XYZ रीजन की वजह से। फिर आता है कॉन्ट्रैक्शन फेज। याद रखिए कि कॉन्ट्रैक्शन एकदम नॉर्मल है, ये हमेशा होता है। जब ये होता है, पहले कुछ डिनाइल होगा, इकोनॉमी नीचे जाएगी, शायद इंक्रीमेंट्स ना हो, जॉब्स कम हो, कई सारी कंपनीज शट डाउन होंगी वगैरह, इकोनॉमी की हालत बुरी लगती है, और उसके बाद आता है ट्रफ। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया इस वक्त ठीक यहीं पर है, मतलब कि इंडिया में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। ये चार्ट देखिए, आप देख सकते हैं कि ये लाइन यूके की जीडीपी ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करती है और यहाँ इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है। अब अगर हम कोविड के पोर्शन को छोड़ दें, अगर आप सिर्फ इंडिया को देखें तो इंडिया काफी ग्रो कर रहा है। तो आप ये क्यों मान लेते हैं कि अपॉर्चुनिटीज सिर्फ अब्रॉड में है? याद रखिए कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले कुछ सालों में यूएस से भी ज्यादा है, जिसका मतलब इंडिया में बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। इसे इग्नोर मत कीजिए। अब अगर आप अब्रॉड किसी खास इंडस्ट्री के लिए जा रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि वो इंडस्ट्री ग्रोथ फेज में है और वो एक्चुअली ग्रो कर रही है। सो माई पॉइंट इज, अगर आप देखें हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी को, ये 2 इंडस्ट्रीज यूएस में बहुत ग्रो कर रही हैं। तो अगर आपके पास वहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आप वहां जाने का सोच सकते हैं। पर दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कुछ टाइम से डिक्लाइन पर है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी लेके अब्रॉड जाना प्रोबेबली अच्छी चॉइस नहीं होगी। डिसाइड करने से पहले प्रोज एंड कॉन्स को देखिए और समझिए कि इंडस्ट्री अच्छा कर भी रही है या नहीं। और अब बात करते हैं उस क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और उससे पहले मैं इसे हटा देता हूं। सो पॉइंट नंबर 1, जॉब्स की कमी। आज पहले के मुकाबले उतनी जॉब्स नहीं है। तो ऐसी कई कहानियां हैं जहां लोग कह रहे हैं कि वो वापस अपने देश में कुछ ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हायरिंग का जो मोमेंटम हुआ करता था कुछ साल पहले, वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक तरफ आज जहां रिकॉर्ड लेवल पे लोग अब्रॉड जा रहे हैं, क्या सच में इतनी जॉब्स हैं जो इस सप्लाई को एब्सॉर्ब कर सकें? सोच कर देखिए, डिमांड जो है वो बढ़नी चाहिए और सप्लाई कांस्टेंट होनी चाहिए ताकि सैलरीज बढ़ाई जा सकें। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है, मतलब कि बहुत से लोग अब्रॉड जा रहे हैं, पर हायरिंग उस हिसाब से नहीं बढ़ रही, क्या लगता है आपको क्या होगा उन अपॉर्चुनिटीज का? अपॉर्चुनिटीज थोड़े टाइम के लिए जरूर कम हो जाएंगी। इनफैक्ट आप ऐसी बहुत सी स्टोरीज देख सकते हैं जहां कई सारे एक्सपैट्स जो इंडियन हैं वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, और वो HR फर्म से पूछते हैं कि क्या मेरे लिए इंडिया में CXO लेवल पे जॉब्स हैं। इसका मतलब वो वापस अपने घर आने की सोच रहे हैं। और ये सिर्फ यूएस की बात नहीं है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है सिंगापुर और यूरोप में। यहाँ आप देख सकते हैं कि यूरोप फ्रेशर्स के लिए एक टफ मार्केट है, और सिंगापुर कहता है कि वो सिंगापुरियंस को हायर करना प्रेफर करेंगे, ना कि बाहर वालों को। आमतौर पर एक्सपैट्स एक ऐसी स्किल के साथ आते हैं जो कहीं और देखने को नहीं मिलती, और इसलिए उन्हें प्रेफरेंस मिली। पर अब ऐसा लगता है लोकल्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है बिकॉज ऑफ द होम ग्राउंड एडवांटेज, और लगता है कि वो अपनी स्किल्स भी बढ़ा रहे हैं। और इस ट्रेंड की वजह से इंडियंस के पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय ब्लू कॉलर जॉब्स करने के, और इसे ही कहते हैं एक्सपेक्टेशन मिसमैच। आपने पढ़ाई की, अब्रॉड गए, एक खास तरह की जॉब एक्सपेक्ट की और वो नहीं मिली, और आप आखिर में ब्लू कॉलर जॉब करते हैं क्योंकि आपको अपने खर्च किए पैसे का हिसाब देना है और अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट रखनी है। ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि इससे आपको मेंटल स्ट्रेस होगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस, और हाँ, बहुत अपसेट हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, हाउसिंग क्राइसिस। हाउसिंग क्राइसिस इस वक्त एक बड़ी प्रॉब्लम है।
मतलब कि अफोर्डेबल हाउसेज हैं ही नहीं, से यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में या स्विट्जरलैंड में और ऐसी कई जगहों पर स्टूडेंट्स अपना 40% पैसा हाउसिंग में खर्च करते हैं। तो एक टिपिकल स्टूडेंट की बात करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के एक कॉलेज में पढ़ रहा है। अब जब वो ये डिसाइड कर लेता है कि उसे कौन से कॉलेज में पढ़ना है, उसे अकोमोडेशन का भी देखना होगा। अब कॉलेज टोटल स्टूडेंट्स में से सिर्फ 10% को ही अकोमोडेट कर सकता है, क्योंकि जगह ही नहीं है, वो सिर्फ 10% अकोमोडेट कर सकते हैं। तो बाकी बचे 90% बच्चों को ऑफ कैंपस अकोमोडेशन ढूंढना होगा और ये कॉलेज के आसपास ही हो सकता है। लेकिन कॉलेज के आसपास घर ढूंढने में दिक्कत ये है कि वो महंगे बहुत हैं। तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय ऐसी जगह घर ढूंढने के जो 10 या 15 किलोमीटर दूर हैं, जहां घर थोड़े सस्ते हैं। लेकिन जले पर नमक छिड़कने वाली बात यह है कि इन अकोमोडेशंस के रेट भी 15% बढ़ चुके हैं एक क्वार्टर में। पॉइंट नंबर 3, मेंटल ब्रेकडाउन। ये वो चीज है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इमेजिन करिए कि आप एक नए शहर में रहने जाते हैं जहाँ की भाषा तक आप नहीं जानते, वहाँ के लोग और वहाँ का कल्चर आप नहीं समझ पाते और आपको वहाँ एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। अब यही सब सोचिए किसी और देश के बारे में जहाँ ये सब चीजें और एक्सट्रीम हैं। आपको वहाँ का कल्चर नहीं पता, लोग समझ नहीं आते, आप वहाँ की भाषा तो सीख रहे हैं पर आप खुद को थोड़ा अलग महसूस करते हैं क्योंकि आपकी फैमिली वहाँ नहीं है। और ये गेस नहीं है, ये रियलिटी है उन लोगों के लिए जो उस कल्चर को नहीं समझते जिसमें वो जा रहे हैं। शायद वो उस मीडिया से दूर हैं जिससे आप अवेयर हो। उन्हें बस इंडियन मीडिया पता है और अचानक अब्रॉड जाकर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है और वो उसे हजम नहीं कर पाते। ये आर्टिकल देखिए, इसमें लिखा है कि कैसे अब्रॉड में पढ़ाई करना अकेलेपन का एहसास देता है, खासकर कोविड-19 पैंडेमिक के बाद। और इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और सुसाइड रेट ज्यादा रहे हैं। यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट्स भी अगर यूके की पॉपुलेशन को छोड़ दें तो। और कुछ लोगों ने इसके लिए मदद लेने की कोशिश भी की है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, ये बस थोड़ा सा एग्जैजरेट हो जाता है जब ये अब्रॉड जाके करते हैं। अगर आप समझदारी से इससे लड़ने का तरीका ढूंढ लें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉइंट नंबर 4, हाउस हेल्प। तुम बहुत आलसी हो। यू देयर, यू लेजी पर्सन। शायद आपको अंदाजा नहीं कि जो भी हेल्प अभी हमें मिल रही है, चाहे माली आता हो घर पे, आपका अपना ड्राइवर हो, झाड़ू पोछा करने वाले, खाना बनाने के लिए कुक होगा, उसके अलावा घर की बाकी साफ सफाई होनी होती है। क्या आप रियलाइज करते हैं कितनी बड़ी प्रिविलेज है? अपनी आंखें बंद करके अपनी किस्मत को शुक्रिया कहिए कि आपको इनमें से कुछ चीजें मिल रही हैं, क्योंकि दुनिया भर में खासकर डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पर कोई भी हाउस हेल्प अफोर्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ आपको ये सारे काम खुद करने होंगे। एवरेज सैलरी एक हाउस हेल्प की यूएस में पता है कितनी है? क्या $30,000? ये तो बहुत ज्यादा है। अगर ये थोड़ा एग्जैजरेटेड भी है और आप इसे थोड़ा कम कर लें तो भी ये बहुत ज्यादा है। तो अब्रॉड में लोगों के पास हाउस हेल्प नहीं होती, वो सारे काम खुद ही करते हैं। पॉइंट नंबर 5, PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। हम सब जानते हैं कि इंडिया में ब्रेड की कॉस्ट उस ब्रेड से अलग होगी जो यूरोप में मिलेगी, तो परचेजिंग पावर काफी अलग होती है। मतलब यहाँ के कुछ पैसों से इंडिया में बहुत सी चीजें खरीद सकते हैं और उतने ही पैसों में कम चीजें आएंगी मान लीजिए यूरोप में। तो आप एक PPP कैलकुलेशन कर सकते हैं ये जानने के लिए कि उतने पैसों की परचेजिंग पावर कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग कहते हैं कि अब्रॉड में मेरी सैलरी $1,00,000 है और आप सोचते हैं कि $1,00,000 हुआ 83 लाख रुपए। डैम, मैं तो बहुत पीछे हूँ। पर ऐसे इसे देखना गलत होगा। वहाँ खर्चे भी ज्यादा हैं, वहाँ की लिविंग कॉस्ट कहीं ज्यादा है इंडिया के मुकाबले। तो आप इसे कंपेयर कैसे करेंगे? PPP मॉडल यहाँ काम आता है। तो मैं ये करूंगा कि मैं उस $1,00,000 को लूंगा, उसे कन्वर्ट करूंगा PPP में और उसका इंडियन नंबर पता करूंगा और इसका जवाब है 25 लाख रफली। तो इंडिया में लगभग 25 लाख कमाना अब्रॉड में लगभग $1,00,000 के बराबर है, यानी कि लगभग 83 लाख। ऑफ कोर्स इसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि आपके लाइफस्टाइल डिसीजंस, आप कैसे रहते हैं, कहाँ जाते हैं, एटसेट्रा। और साथ ही टैक्स में भी डिफरेंस है। तो शायद ये उतना अच्छा ना हो जितना आप सोच कर बैठे। हाँ, अगर सैलरी कुछ ज्यादा ही हाई है जैसे 200K या 300K, और ये चीज इंडिया में तो नहीं मिलेगी चाहे आप PPP कैलकुलेशन कर ले, तब शायद आपको फिर से सोचना चाहिए कि आप अब्रॉड में कितना कमा सकते हैं। और ऑब्वियसली इंडियन कल्चर का फायदा तो है ही। अपने देश में लोग सेविंग्स करते हैं, हमारी सेविंग्स रेट ज्यादातर देशों से ज्यादा है। तो अपने यहाँ पैसों की सेविंग का कल्चर है वर्सेस दूसरे देशों के जहाँ लोग बचत से ज्यादा खर्च कर देते हैं और इस वजह से कई लोग डेट में हैं और उन्हें वो ठीक भी लगता है। आई थिंक मेंटली अपने पास थोड़ा तो एडवांटेज है लॉन्ग टर्म में। वीडियो पसंद आई हो तो लिखें दी इन्फ्लुएंसिंग लाइव कमेंट्स में, बताइए ऐसी क्या चीजें जो हम कवर कर सकते हैं। ब्लूपर्स देखिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बस।
Let me tell you one harsh truth about being an adult. When you get up, you'll go straight to the office, won't see the daylight, and come back in the evening.